क्या मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ तरह के चैलेंजेस का सामना कर रही है। इमरान खान की रिहाई हो नहीं पा रही, अपोजिशन का अलायंस बन नहीं पा रहा, कोई एहतजाजी तहरीक भी नहीं चल पा रही, फिर पार्टी के अंदर की जो ग्रुपिंग है और जो एक इख्तलाफात की रोज़ाना की सूरत हाल रहती है हमारे सामने, वो एक अलग तरह का PTI के लिए चैलेंज बना हुआ है। ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या है? कहा जा रहा था कि एक तहरीक चलाई जाएगी, अपोजिशन अलायंस बनेगा और फिर उस अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से ईद के बाद तहरीक चलाई जाएगी। PTI इस वक्त इसी कंट्रोवर्सी में पड़ के रह गई है कि खान साहब ने अडयाला के बाहर एहतजाज करने का कहा है या नहीं कहा है। इस पर एक डिफरेंट ओपिनियन पाई जाती है पार्टी के अंदर। सलमान राजा साहब कहते हैं कि नहीं, मेरी इमरान खान साहब से बात हो गई है, वो ये नहीं चाहते, वो कुछ और चाहते हैं। तो भाई इमरान खान साहब क्या चाहते हैं और PTI क्या चाहती है, या PTI के पास रास्ता है क्या? और PTI के अंदर रहते हुए या PTI के हामी होते हुए भी कुछ लोग जो PTI की मौजूदा लीडरशिप पर तनकीद कर रहे हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं और अली जैदी भी हैं, सॉरी इमरान इस्माइल भी हैं। तो ये लोग ये इनके पास लाया अमल क्या है? तो मेरे साथ फवाद चौधरी साहब आज के प्रोग्राम में शुरू में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, खुशामदीद। फवाद साहब, आप बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं PTI की लीडरशिप पे और नाम लेकर कर रहे हैं। 4-5 लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। मसला 4-5 लोगों का है, 4-5 लोगों का ही मसला है, मगर आप ये क्यों कर रहे हैं? इससे तो पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा। पार्टी को नुकसान इसलिए पार्टी को इससे ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि ये लोग पार्टी को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। देखिए ना, पार्टी में आपने कहा है ना, अपने इंट्रो में कहा कि मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना कर रही है PTI का सिर्फ एक ही चैलेंज है, वो है कि इमरान खान को बाहर कैसे लाना है। और PTI इस वक्त हर काम कर रही है सवाए इमरान खान को बाहर लाने की किसी स्ट्रेटजी के। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। इस पे तो वो बैरिस्टर गौहर साहब की स्ट्रेटजी है ना, वो कहते हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा और केसेस उनके खत्म होंगे, जल्द बाहर आएंगे। वो बिल्कुल सही बात है। अब 600 दिन तो हो गए हैं। यहाँ तो हालत ये हो गई है कि मैं आज देख रहा था कि वो कहते हैं कि हम इस पे भी अदालत जा रहे हैं कि इमरान खान के वकालतनामे नहीं साइन हो रहे। आपके सामने है, ये अदालतों को नहीं बचा सके, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं बचा सके, चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सके। अब उसके बाद जो अल्टरनेट जो लीडरशिप बनाई गई है और ये जो 4-5 लोग जो हैं जिन्होंने हाईजैक किया हुआ है पार्टी को, जिसमें शिबली फराज शामिल है, जिसमें सलमान राजा शामिल है, रऊफ हसन जो है वो शामिल है। वो और शरीफ आदमी है, टू बी फेयर विद, मैं ये नहीं कहता कि उनका है, बट उनका जो फंक्शन था उनका कोई काम नहीं था, उनको बस ऐसे लगाया। बट प्रॉब्लम यह है कि आप जब भी आप सारे जो रिपोर्टर या वकला जाते हैं जो खान साहब के साथ तारीख पे या उनके मुलाकात पे, आप किसी से भी पूछें, सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है, निकालना किसको है और आने से किसको रोकना। तमाम जो वक्त है इमरान खान का वो इसी पे ही ये लीडरशिप लगी हुई है। पीछे जाते हैं कि इतने सेनेटर्स को भी निकाल दें, इन MNAs को भी निकाल दें, ये फलाना भी साथ नहीं है, ये फलाना भी साथ नहीं है। तो जो स्ट्रैटेजी है इनकी वो ये है कि सारे मर जाएंगे ना, हम फिर ही चौधरी रहेंगे। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई। इमरान खान को देखिए, आप गवाह इस बात के, आपके प्रोग्राम में बहुत पहले से, इवन मैं तो जेल में था, वहां से मैं कहना शुरू हुआ कि आपको ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा, आपको एक अपोजिशन अलायंस, खासतौर पर मौलाना की बात आप करते रहे, उन्हें लाना और इकट्ठा हो रहे हैं जो है वो करना पड़ेगा। अब आप देखें कि इनके इमेच्योर जो हरकतें हैं उसकी वजह से आज मौलाना और जो PTI के दरमियान, कल आपने गफूर हैदरी साहब का सुन ही लिया है, वो कह रहे हैं कि पहले आपस में तो फैसला कर लें कि आप चाहते हैं क्या। इतनी इमेच्योर लीडरशिप जो है वो तो देखी ही नहीं कभी। यानी इनको आपने अभी जो है एक और इंट्रो में अपनी बड़ी सही बात जो है कही है, आपने अडयाला के बाहर आप मुजाहरा करने को तैयार नहीं है, ठीक है, आप समझते हैं नहीं हो सकता, अल्टरनेट आपने क्या दिया। इमरान खान का इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि वो जेल में है। देखिए, उनको 3 चीज़ें जो हैं वो चाहिए। एक, उन्हें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें पॉलिटिकल एडवाइस चाहिए, और फिर वो जो स्ट्रेटजी बनाए उस पर अमल दरामद चाहिए। इनमें से किसी के पास ये नहीं है। ये सिर्फ बाहर आते हैं, और मैं तो हैरान हूँ कि यानी गवर्नमेंट का ये नैरेटिव कि नहीं वो बड़े कंफर्टेबल हैं, वो तो देसी मुर्गे खा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। गवर्नमेंट का नैरेटिव तो हो, पार्टी रोज यही साबित कर रही है कि उनको तो निकलना ही नहीं चाहते, वो तो जेल में रहना चाहते हैं। 100% इमरान खान बाहर निकलना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो जमहूरियत पाक की बहाली की तरह। फवाद साहब, आप जो कर रहे हैं, जो आप जिस तरह से आप तनकीद कर रहे हैं, आपके ख्याल में खान साहब इसको कैसे ले रहे होंगे? क्या वो समझ रहे होंगे ये पार्टी की सर्विस कर रहे हैं, या वो समझ रहे होंगे ये पार्टी को तो तोड़ रहे हैं? नहीं, खान साहब तो यही कह रहे होंगे ना, मुझे भी उन्होंने कहा क्या ना करो, ये ना करो, वो ना करो। लेकिन अब आप मुझे बताइए,
अब शायद ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्रॉब्लम यह है, दो चीज़ें। एक तो पर्सनल वजह है कि पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उधर से कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो है वो निकलेगी। 3 पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स हैं, उनके बाद सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही है, फवाद चौधरी का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो नहीं है। भाई मैं कदों तो रिश्ता कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं है, तुझे छोड़ो, तुझे अपना काम करो, फिर हम अपना कर रहे हैं, तुझे अपना काम करो। दूसरा जो है वो ये है कि अगर मैं तनकीद नहीं करूंगा तो इनके तो लोशे लगे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो टीम, जो मीडिया की, हमारी पीटीआई की, जो 2015-16 से जो हमने बनाई थी, उस सारी को जो है वो या तो उन्होंने फारिग कर दिया या उनको तनख्वाहें ख़त्म कर दी हैं, सेक्रेटेरिएट बंद पड़ा हुआ है। वो कहते हैं फंड्स का मसला है, हमारे अकाउंट सीज हैं, हमें बड़ी अच्छी बात है, ये फंड्स का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो फिर 36 करोड़ रुपया सिर्फ 2 वकीलों को फीसें क्यों चली गई? उनके लिए तो फंड्स थे। फिर आप मुझे बताइए कि रऊफ हसन साहब जो हैं वो पहले 5 लाख रुपए तनख्वाह लेते रहे, फिर अपनी तनख्वाह 7 लाख रुपए करके बैठ गए। वो क्यों लेते रहे? वो वापस करें पैसे जो उन्होंने वापस दिए। फिर MNAs MPs ने, इनकी तनख्वाहों में अभी 300 गुना इजाफा हुआ है। देखें ना, आप इन MNAs का आपने इलेक्शन कवर किया है, मैं तो जेल में था, बट तमाम लोग जितने आपको बताएंगे 1 रुपया नहीं खर्च हुआ इनका इलेक्शन पे। वैसे तो होता ना कि इलेक्शन आते बड़े पैसे लग जाते हैं जी, जो रवायती इलेक्शन, यहाँ तो लोगों ने ढूंढ के निशान और उस पर लगाए हैं। तो MNAs अपनी आधी तनख्वाहें दें ना, क्यों नहीं दे रहे वो? मगर इसमें मसला ये है, फवाद साहब के खान साहब ने ही सेक्रेटरी जनरल लगाया है, खान साहब ने सेक्रेटरी इतराज लगाया, खान साहब ने तो बुज़दार भी, खान साहब ने ही चेयरमैन लगाया बैरिस्टर गौहर। तो खान साहब को नहीं समझ आ रही फिर ये क्या हो? खान साहब ने पहले भी बुज़दार की सूरत में CM लगा दिया था, तो फैसला सही तो नहीं था। वो हम एक बुज़दार को रो रहे थे, उन्होंने 4, 5, 6 लगा दिए हैं। देखें, खान साहब के साथ तो हमारा बड़ा एहतराम का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है। एंड मैं तो समझता हूँ कि जो आज मेरी हैसियत है उसमें उनकी भी बड़ी मेहरबानी है। मतलब रमज़ान का महीना है, हम तो गुनाहगार आदमी हुए हैं, हमें काबा शरीफ में अंदर हम उनके जो है गए, जब वो गए थे वो साथ लेके गए मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हाजिर। इससे बड़ी और क्या मोहब्बत, मैं उनका क्या, इस एहसान का ही उनका मैं बदला जो है वो नहीं दे सकता। सो मेरे लिए तो उनकी बड़ी आपने अब तय कर लिया है वासब के, आप और इमरान इस्माइल और कुछ और लोग मिलकर एक अलहदा ग्रुप बना के अपनी अलहदा स्ट्रगल करेंगे इमरान खान की? मैं सिर्फ इस पे पनाह मैंने लिया है, सामने ब्लू प्रिंट बना लिया है सारा। अच्छा। इमरान भी है और भी लोग हैं, पुरानी हमारी जो क़यादत के काफ़ी लोग उसमें शामिल हैं, MNAs उसमें बहुत सारे शामिल हैं, MPs भी शामिल हैं, इवन पॉलिटिकल कमेटी के कुछ लोग शामिल हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो जिस तरह अभी आपने बात की ना कि जी आप ऑल्टरनेट ग्रुप बना के, मैं ये खान साहब के ज़रा पहले उन्हें जो है इस पर बताना चाहता हूँ कि सर बात यह है कि जो भी प्रॉब्लम है हमें आपकी रिलीज़ चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर PTI से नहीं हो पा रही तो मेहरबानी करें हमें करने दें, ताकि उनके एक नॉलेज में और कॉन्फिडेंस में हो। आप ऐसा क्या करेंगे जो PTI नहीं कर पा रहे? देखिए, हमने सिंपल बात है, ये आज हमें दें, हम 1 महीने में अलायंस खड़ा कर देंगे, हम टॉक्स शुरू करवा देंगे, हम जो चीज़ें हैं वो उनको बेहतरी की तरफ। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात जो अभी दूर नहीं हो पा रहे, आप कर लेंगे सर? 100% हम कर लेंगे। क्या है, क्या वैसे तहफ़्फ़ुज़ात आपके इल्म में क्या है? देखिए, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात बड़े जेन्युइन है। मौलाना की बात यह है कि पहली बात तो यह है कि वो समझते हैं कि PTI में बात किससे करें, कोई बंदा ही नहीं है, ना उनके कोई वाकिफ है ना कुछ है। दूसरी बात यह है कि देखें, PTI की ये जो लीडरशिप है इसने धोखा दिया है मौलाना को, 3 बार धोखा दिया, 1 बार भी नहीं। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर आप वो प्रेस, अभी आप देखें ना, पूरे ये सब लोग ब्लेम करते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान 26वीं तरमीम लेके आए। आप जरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाए ना जिसमें PTI साथ खड़े होकर कह रही है ये हमारी अमेंडमेंट है। तो जब आपने अब आप सब कुछ मौलाना पे डाल रहे हैं। फिर दूसरा देखें, आपने कहा कि हम नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, JUI से हम करेंगे। जब मुज़ाकरात की बारी आई, आपने मौलाना को भी डिच किया, आपने चशगज़ई को भी डिच किया, आपने बाकी अपोजिशन को डिच किया, आप अकेले जाके उनके साथ बैठ गए। मैंने फवाद साहब ये सुना है कि कल परसों जब खान साहब से मुलाकात हुई और ये सारे लोगों ने जब जाके आपके मुतालिक और लोगों के, ये पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं या लीडरशिप को तनकीद का निशाना, तो खान साहब ने कहा कि जी आप ऐसे लोगों का, ये इनका रोल ठीक नहीं है और आप ऐसे लोगों का जवाब न दिया करें। आपने भी सुना है ऐसी बात कोई हुई है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने कहा है कि जवाब ना देने, मुझे भी उन्होंने कहा है कि ना जवाब दिया करो इन बेचारों का क्या। तो आपके ख्याल में खान साहब इन चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, इस तरह की शिकायतों को?
मेरा ख्याल है खान साहब के पास उनके पास इस वक्त इश्यूज बड़े और होंगे। ये ऐसे ही है जैसे आप यूक्रेन वॉर में लगे हुए ट्रंप को कहें कि देखें जी वो बड़ा अपना ना हमें आप फलानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें इमरान खान के पास उनकी भी इस वक्त जो टेबल है उस पर बड़े मसले हैं। ये मसला नहीं है जैसे हम सऊदीज के पास जाते हैं बहुत बड़ी कोई डील्स करने के लिए और जाके कहते हैं कि जी उम्रा जरा प्रोटोकॉल ना करा दो। तो अच्छा अब ये बताइए सर कि ट्रंप का आपने जिक्र ही कर दिया, तो ट्रंप से बड़ी उम्मीदें थी पीटीआई को, क्या हुआ? वो उम्मीदें दम तोड़ गई हैं या अभी बरकरार हैं? देखिए मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड। हमारी हुकूमत तो बहुत बगलें बजा रही है, खुश है, वो तो कह रहे हैं ईद से पहले ईद हो गई है। लेकिन जो मुझे लगता ये है कि अभी ये 20 अप्रैल तक जो है उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है विज़ पाकिस्तान वो आएगी और वो इमरान खान के या जो पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो प्रो डेमोक्रेसी होंगे, मुझे ये लगता। सही है। तो और उस सिलसिले में प्रैक्टिकली वो क्या कर सकते हैं? मतलब एक खत भी लिखा, हमने देखा, खत नहीं इनफैक्ट मजमून छपा था इमरान खान साहब का, उसमें उन्हें प्रैक्टिकली करने की क्या जरूरत है, बस एक ट्वीट ही करनी है। और बाकी अमेरिका ने कनाडा को जो है वो आपका ख्याल में क्या फौजें भेजी हैं और वो हिल गया है। आपके ख्याल में जर्मनी में उन्होंने फौजें भेजी हैं, वो हिल गया है। तो ये अमेरिका का हर वक्त का एक इन्फ्लुएंस होता है, अमेरिका का बहुत इन्फ्लुएंस है। ये जो हम IMF या वर्ल्ड बैंक करते हैं वो बेसिकली तो हम अमेरिका ही कह रहे हैं ना, ये इदारे तो अमेरिका के हैं। वो तो आखिर में फवाद साहब ये बता दें, अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा पीटीआई के लिए होना चाहिए, वो इमरान खान की राय है, बाकी सारी बातें बात की हैं। आपके ख्याल में आप जब अपनी स्ट्रगल का आगाज करेंगे, अगर खान साहब को एतमाद में लेके करते हैं, क्या आपके ख्याल में वाकई अडाला के बाहर कैंप लगाना मुमकिन है या ये एक्टिविटी सूदमंद हो सकती है? स्पेस नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछे, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम जाकर अडाला के बाहर कैंप लगाएंगे। इमरान इस्माइल का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, बट फैक्ट है, सच्ची बात यह है कि अगर आप मुझसे कहें ना कि आप इस वक्त क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो मेरी स्ट्रेटजी होगी कि आप पॉलिटिकल स्पेस पैसे देखिए। पहले तो आप फैसला कर लेना, अगर आपने इनकलाब लाना है फिर आप असम्बलियों में नहीं बैठ सकते, फिर आप अदालतों के ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते। आपके ख्याल में पीटीआई को असम्बली से बाहर आ जाना चाहिए अगर आपने इनकलाब लाना है? मैं तो चाहता हूं जमहूरियत लाएं, और जमहूरियत लाने का तरीका यह है कि आप पॉलिटिकल स्पेस गेन करें, आप अपने मुखालफों की हैसियत और अहमियत को भी माने और उसको मान के फिर आगे चलें। अभी भी देखें जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, हमें अपना वी शुड पीटीआई इज ओनली फेडरल पार्टी, अगर वो भी नेशनलिस्टों वाली बातें शुरू कर दे या वो जो है उस तरह बातें शुरू कर दे तो इसका बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को। हमने इस गैप को ब्रिज करना है, इनको नज़दीक लाना है और पॉलिटिकल स्पेस गेन करनी है। और पॉलिटिकल स्पेस आप जब गेन कर लेंगे तो फिर आप जो है वो जो ही पॉलिटिक्स नॉर्मल होती है, इमरान खान और पीटीआई का सिर्फ एक ही काम है, पॉलिटिक्स को नॉर्मलाइज कर सकें। आप नॉर्मलाइज कर लेंगे पॉलिटिक्स, इमरान खान बाहर आते हैं, फ्यूचर बिलोंग्स टू इमरान खान। बहुत शुक्रिया फवाद साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग में पाकिस्तान की खिदमात हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है अमेरिका भी वो कर रहा है? यानी पाकिस्तान को वॉर एंड टेरर में अमेरिका की सपोर्ट चाहिए, तो अमेरिका क्या कर सकता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर ब्रिगेडियर हारिस हमारे साथ मौजूद होंगे, बैरिस्टर जमील अहमद खान मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ तो अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को सराहा है दहशतगर्दी के खात्मे में किरदार अदा करने पर, और एक दाइश का दहशतगर्द शरीफुल्लाह और जाफर जिसको पकड़ने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और उसको अमेरिका के हवाले किया, उस पर पाकिस्तान की तारीफ भी की, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के जो दहशतगर्दी के खिलाफ चैलेंजेस हैं उससे निपटने में पाकिस्तान की मदद करेगा? पाकिस्तान रोजाना जो दहशतगर्दी के मसाइल को फेस कर रहा है और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम रहा है, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, क्या उस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा या पाकिस्तान की मदद करने में अपना किरदार अदा करेगा? यह बहुत अहम सवाल है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई है वो है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर इस फहरिस्त में आया है। इसका मतलब यह है कि वो ममालिक जो टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान उसमें दूसरे नंबर पर है, क्योंकि इसमें दहशतगर्दी के
वाक़यात, हलाकतें, ज़ख्मी और अगवा, ये तमाम चीज़ों की बुनियाद पर एक इंडेक्स बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया। तो सूरत हाल किस तरफ जा रही है, अमेरिका को क्या पाकिस्तान के मसाइल का इदराक है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, और जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये एक तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया शरीफुल्लाह को अमेरिका के हवाले करने का, और इसके क्या कोई चैलेंजेस भी हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जाहिर है अब दाइश के खिलाफ पाकिस्तान एक मौसर कार्रवाई की है और पाकिस्तान को पहले ही दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है, तो आप इसको मजमूई तौर पर कैसे देख रहे हैं, खास तौर पर अमेरिका की अप्रिसिएशन को? नहीं, जाविया यही होना चाहिए, कोई और जाविया तो पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म। आपने 80,000 के करीब हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, हमारे कई हजार हमारे फौजी शहीद हुए हैं, हमारा $150 बिलियन का लॉस हुआ है। उसके बावजूद अभी भी हम उसी तरह वॉर ऑन टेरर के ऊपर लड़ रहे हैं। ये दिस इज वेरी सीरियस थिंग। यही मैं बात कर रहा हूँ कि इसके लिए हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की जरूरत है। डॉक्टर जमील बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं। देखें, रशिया और चाइना 2 न्यूक्लियर मुल्क हैं और ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, सेंट्रल एशिया। इन सबको मिलकर एक तो आपको अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सिक्योरिटी अपने हेड्स बैठे और फाइंड अ वे आउट के अफगानिस्तान को कैसे आपने ठीक करना है। नंबर 2, हमें इनको कहना चाहिए कि आप यूनाइटेड नेशन में एक करारदाद लेकर आए, सेशन कॉल करें इमरजेंसी, और वहां बात की जाए कि ये अमेरिकन ने कहा है, ये यूनाइटेड नेशन की आपकी रिपोर्ट है, ये अफगानिस्तान में 24 ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको पैसा भी मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, वेपन मिल रहा है, इसका फाइंड अ सोल्यूशन। आपने हाल तक निकाल रिपोर्ट तो दे दी है, who has to resolve it? It is the United Nations along with American and European who are responsible to have created trouble for Pakistan and Afghanistan. जो वेपन अभी छोड़ के आए हैं, it was responsibility। या अफगानिस्तान की इंटरम हुकूमत का एक्सपोर्ट करते, या आप पाकिस्तान को कहते जी हम आपको बेच देते हैं, हम आप खरीद लें। कम से कम हम ये चीजें लेके इसको कंट्रोल तो करते। खुला वेपन दे दिए, एमुनिशन दे दिए, नाइफिंग डिवाइसेस दे दिए, दे प्लेइंग हेल्प। हमारे आपके साथ मुल्क में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में देख लें, और इंडिया को खुली छुट्टी दी हुई है। Who has to control India? It is American, उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, 2+2 है, उनका U2I2 है, उसमें उनकी जरूरत है, इंडिया उसको प्रॉक्सी यूज करता है, अमेरिकन करते हैं यूज, तो उसको हल तो निकालें। आपने सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं होता, रिपोर्ट के बाद हाउ इट हैज टू बी फॉलोड अप, किसने इसको वहां पर अफगानिस्तान को कंट्रोल करना है, किसने उनको जो अमेरिकन पैसा देते हैं मंथली वो बंद करना है, आपने वेपन कैसे रिट्रीव करने हैं, या आपने क्या अरेंजमेंट करने, पाकिस्तान को क्या सपोर्ट करें टेररिज्म की। हम अकेले लड़ रहे हैं, वहां पर शहादतें दे रहे हैं, टेररिस्ट को मारते जा रहे हैं, बट पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर हो रहा है, वी स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, इट इज वेरी हैवी ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर, वो कौन करेगा? तो ये सारी चीजें के लिए वी हैव टू बी वेरी बोल्ड, इफेक्टिव, और हमें इसके लिए प्रॉपर तरीके से होमवर्क करके यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब इसमें एक और मसला यह है जमील अहमद खान साहब के, जो नई ट्रंप वीज़ा पॉलिसी है, यानी एक तरफ तो हम बात करेंगे पाकिस्तान विक्टिम है टेररिज्म का, और दूसरी तरफ जो स्क्रीनिंग हो रही है सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर और वीज़ा स्क्रीनिंग इसकी बुनियाद पर जिन ममालिक को वो पाबंदियों की जद में डाल रहे हैं उसमें, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है सर, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान खुद विक्टिम है टेररिज्म का और अमेरिका पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराह भी रहा है, और दूसरी तरफ इस बात को भी कंसिडर कर रहा है कि इन पर पाबंदियां लगाई जाएं। हमारे इदारे जो कि प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट है, जो ह्यूमन स्मगलिंग की, अभी उन्होंने थोड़ी सख्ती की है, जो ह्यूमन स्मगलिंग की जो एक नेटवर्क है, जो माफिया है, जिसमें सियासतदान से लेके उसके कारिंदे तक मौजूद हैं, और जिसमें मुख्तलिफ माफिया में मुख्तलिफ ग्रुप शामिल है पाकिस्तान के, जब तक उनको ब्रेक नहीं किया जाएगा ये किश्तियां डूबती रहेंगी, लोग जाने देते रहेंगे, इलीगल इमिग्रेशन होती रहेगी, पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। तो फिर अमेरिका में भी जब इलीगल इमिग्रेंट्स की बात आती है तो वो अपने कैबिनेट से अभी तो रिकमेंडेशन ले रहा है ना। देखें, अभी कैबिनेट ने अगर रिकमेंड कर दिया कि हाँ पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेशन पूरी दुनिया में हो रही है और अमेरिका में भी होती रही है, तो फिर हमारे पर भी लग जाएगी पाबंदी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें बड़े एग्रेसिवली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, ब्रिगेडियर हारिस, मैं और आप मिलके और आपके नाज़रीन सुन रहे हैं, हमें इस बात को उजागर करने के लिए एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन टूल के तौर पर, फॉरेन मैकेनिज्म, हमें फॉरेन पॉलिसी मैकेनिज्म के तहत दुनिया को बताना होगा कि भाई ये मामला पाकिस्तान इसमें कोई इन्वॉल्व तो नहीं है, ये मामला जो हो रहे हैं उसके कुछ दूसरे असबाब हैं। उसके असबाब क्या हैं? उसके असबाब ये हैं कि जो हमने वार और टेरर किया है
जो हम उसमें एक दलदल में फंसे रहे हैं, जिसकी वजह से माशी मामलात खराब हैं, जिसकी वजह से सिविलियन हुकूमत इतनी फाल नहीं रही, और खासतौर पे गवर्नेंस सिस्टम, जिसकी वजह से ना प्रोटेक्टरेट सही काम कर पा रहा है, न बाकी इदारे जो रोकना, जिनका काम है कि रोके वो ह्यूमन स्मगलिंग को, वो कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा इमेज खराब हो रहा है। ये तो इलीगल इमिग्रेशन की बात है ना। और फिर ट्रंप क्या कहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वही तो हैं जो सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स तो हैं। वो वेनेजुएला की मिसाल देता है, वेनेजुएला की मिसाल दी कि 12 साल की एक बच्ची को उसकी माँ को उसने बैठाया हुआ है ज्वाइंट सेशन के तकरीर के दौरान, और कहते हैं कि जी ठीक है, और बात हकीकत है कि उसको एक वेनेजुएला ने मारा है, पुल के नीचे मारा है, ये किया है, बाकी चीजें की हैं। तो वो इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तानी तो वहाँ शाज़ोनाज ही कोई इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इस मामले, तो ये कौन बताएगा उनको? ये उनकी पब्लिक को उनके जो रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैबिनेट के मेंबर कौन बताएगा? हमें बताना पड़ेगा। हमें जी जो आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी को ज्यादा इफेक्टिव होने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, आप इसको कैसे देखते हैं इस मसले को? क्या वाकई ये सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए है या ओवरऑल पाकिस्तान के लिए सख्ती हो रही है वीजे पे? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान का तो एक बड़ा एक्सपोर्ट का वॉल्यूम है अमेरिका के साथ, उसके ऊपर असर पड़ सकता है, पाकिस्तान की तजारत मुतासर हो सकती है अगर ओवरऑल पाकिस्तानियों पर पाबंदियां आती हैं तो। देखिए, बात यह है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की तो बिल्कुल वो सख्ती कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या, आप मुझे बताइए, आपकी बोट्स कैप्चर्स हुई हैं, 3-4 हुई हैं, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ? कोई FIA के लोगों की सजा मिली? बस एक ऑर्डर इंक्वायरी, खामोशी हो गई। अब जब तक अगली कश्ती नहीं डूबेगी, नथिंग विल हैपन। तो हमारी अपनी इंटीरियर मिनिस्टर की, फॉरेन ऑफिस की ये प्रॉब्लम है। दे हैव टू वर्क इन कॉन्सोनेंस, इकट्ठे काम करें इंटीरियर और फॉरेन ऑफिस मिलके, और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में वी आर टेकिंग वेरी हेक्टिक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स। अगर आप अमेरिकन को ये कहेंगे कि ठीक है जी वहां जा रहे हैं, कश्तियां जा रही हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा, तो होता रहेगा, हम खामोश बैठे। एवरीबॉडी शुड नो कि व्हाट वी आर डूइंग। जैसे FATF में आदमी ने एक अपने 2 स्टार को डिटेल किया और आपने देखा कि FATF में सारा काम ठीक हो गया। लाइकवाइज इमरजेंसी बेसिस पे आप इसको ठीक करें, FIA को सिस्टमाइज करें। किसी का हेड रोल हुआ है, किसी को सजा मिली है, तो आप क्या करेंगे? इलीगल पासपोर्ट बनते हैं, इलीगल वीजे लगते हैं, और फिर लोग निकल जाते हैं, और FIA वाले पैसे कमा के साइड पे कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप दुनिया को बताएं तो सही व्हाट इज गोइंग टू, और साइड का अमेरिका से इमीडिएटली अमेरिकन एम्बेसडर टच में हो, उनको बताएं कि इसके क्या असरात होंगे, हम क्या एफर्ट कर रहे हैं, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अमेरिकन वो इन्वॉल्व टेरर में, इमिग्रेशन इश्यूज के ऊपर, ये हमारी तहफ़्फ़ुज़ात है, प्लीज एड्रेस तुम, और इमरजेंसी को प्रायोरिटी के ऊपर। डोंट काउंट अस विद एवरी अदर कंट्री, वी आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और ये आपके वजह टेररिज्म हुआ है, इसलिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, मिलिट्री टू मिलिट्री भी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो इसमें ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं कैसे? मौजूदा ताल्लुकात कैसे हैं? नई हुकूमत के आने के बाद कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है फॉर्मली दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, आप इसको कैसे रीड करते हैं? देखिए, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, उनसे उनको अप्रिशिएट भी किया है, तारीफ भी किया। आई थिंक इसको हमें प्रॉपर तरीके से इसको आगे लेके चलना चाहिए। हमें, अब आपने इतना बड़ा काम किया, हमें कहना चाहिए कि देखें, दिस इज व्हाट यू हैव डन इन अफगानिस्तान, जिसमें पाकिस्तान इस वक्त बहुत सख्त मुश्किल हालात में है। हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट मीन इंडिया को नकेल डालें, वहां पर उनका पैसा देना बंद करें, उनको जितना वेपन है उनसे लें, ताकि उनमें प्रेशर आएगा दुनिया का। जब उनको पैसा नहीं जाएगा, दुनिया की सारी ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगी, उनको पैसा दे रही है, तो उनको क्या फिक्र है? दे आर नॉट पुश्ड अबाउट इट। तो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, आई थिंक, कि इस वक्त सारे मिलके मुज़ाकरात करें, उनसे बात करें, उनको कन्विंस करें कि जी हमारी प्रॉब्लम है, हम विक्टिम है, हमें विक्टिम के तौर पे भी आप हमें सपोर्ट करें। हमारी एबिलिटी इज बैटल हार्डेंड, दे आर डूइंग ऑल, चीफ आर्मी स्टाफ जो कुछ कर सकते हैं अपनी, वो टेरर के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन देन आपका अगर वहां पर सब कुछ, वहां सपोर्ट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वेपन एमुनिशन मिल रहा है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो वी कांट फिनिश। एक पूरी कौम को इकट्ठा करें साथ, इसके साथ ये चीजें बताने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। जमील साहब, आपकी इस पर राय क्या है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त कैसे हैं, और क्या वाकई पाकिस्तान इन पॉइंट्स पर, खासतौर पर इंडिया के हवाले से, अमेरिका को कन्विंस कर सकता है, बीइंग के वो दोनों बड़े अलाइज हैं और उनके इस रीजन में बड़े मुफादात मिलते हैं? बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि आपने खुद कह दिया कि दोनों बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई इन दिस एंटायर रीजन। और क्यों है अलाई? इसलिए कि अमेरिका के जो फॉरेन पॉलिसी का सबसे कलीदी जो है वो है चाइना कंटेनमेंट। आप देख लेंगे कितनी टेंशन हो गई कल से,
चाइना ने पहली दफा कहा है कि अगर कोई ये ट्रेड वार है और ये वार किसी किस्म की होगी, हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो इस किस्म के सख्त कलमात चाइना की तरफ से किस बात की गमाजी करते हैं? वो इस बात की गमाजी करते हैं कि चाइना कंटेनमेंट वाली पॉलिसी है वो ट्रंप की तरफ से उसमें कोई कमी नहीं आई है, और वो उसको ट्रेड वार के सिलसिले में या ट्रेड टैरिफ के सिलसिले में तो आगे बढ़ रहा है। दुनिया इस चीज की शाहिद है, हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि जब भी ट्रेड टेंशन शुरू हुई है वो जाके रिजल्ट कर सकती है अस्करी टेंशन में। वो जाके देखे ना इस वक्त हो क्या रहा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री 2010 से, सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री 2013 से, तकरीबन 1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है BRI पर। 305 बिलियन चाइना और रशिया का मिला के बजट है, लेकिन अमेरिका के 800 बिलियन है। तो अमेरिका अस्करी कुव्वत तो अब भी है। तो लिहाजा चाइना ने ये आंखें पहली दफा दिखाई हैं, वो इस वजह से दिखलाई कि स्पेस वेपनाइजेशन में, स्पेस में चाइना और रशिया मिलकर ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, वरना ये आंखें नहीं दिखलाते मेरे व्यू पॉइंट से। तो ये जियो पॉलिटिकल का जो मंजरनामा डेवलप हो रहा है, उस जियो पॉलिटिकल मंजरनामे में रहते हुए, उस फ्रेमवर्क में रहते हुए पाकिस्तान को अपनी राहें तलाश करना है। और ये अब मुश्किल से मुश्किल तरीन जियो पॉलिटिकल तनाजुर बनता जा रहा है। इसके लिए 24/7 डेली बेसिस पे फॉरेन ऑफिस को अपनी रीअलाइनमेंट करना होगी, अपनी डायनामिक फॉरेन पॉलिसी को एडजस्ट करना होगा, वरना फॉरेन पॉलिसी या जो जियो पॉलिटिकल की जब जरब लगती है जियो पॉलिटिकल मंजरनामे की, तो उसको कौमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो मैंने ईरान का हवाला नहीं दिया, अभी तो मैंने इजराइल का हवाला नहीं दिया कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त क्योंकि बात अफगानिस्तान की हो रही है और बात ये हो रही है, हमें किसने रोका है कि हम मॉनिटरिंग टीम, जो UN की अपनी मॉनिटरिंग टीम सिक्योरिटी काउंसिल में 3 रिपोर्टें भेज चुकी है। जिस तरह ब्रिगेड साहब ने बताया है कि वो जो अफगानिस्तान में 20 से 25 जो ग्रुप काम कर रही हैं, वो तो सारे मानते हैं ना, उसको ही हमें बेस बना के कहा जाए कि जी ये इसको फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये इराक किस तरह फंडिंग कर रहा है, और ये जो मामलात हैं आज हमारे पास है, कल आपके पास पहुंचेंगे। हमें तो इसको बताना चाहिए ना। हमें अपने आप को सिर्फ विक्टिम शो करके दूसरे नेशंस को उससे क्या ताल्लुक होते हैं? आप होते रहेंगे विक्टिम। गजा में बहुत सारे विक्टिम है, उससे किसी को क्या ताल्लुक? सही। वो तो जब तक आप अपने मौक़िफ़ को सही तरह नहीं बयान करेंगे, अपने मौक़िफ़ के साथ दूसरी कौमों के इंटरेस्ट को अलाइन नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत और मजबूत नहीं होगी। और जब मजबूत और मजबूत नहीं होगी तो आपके अहदाफ हासिल नहीं होंगे। फिर हम शतरमुर्ग की तरह या सर छुपा लें या अपने आप को विक्टिम कहते हैं। अहमद खान साहब बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं आज सेनेटर ओन अब्बास की गिरफ्तारी हुई है, इसको PTI अगवा कह रही है और जो लॉ मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि ये गैर कानूनी शिकार का मामला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तज़ब्ज़ुब का शिकार है और एक डिबेट वहाँ पर चल रही है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उन्हें क्या हिदायत दी हैं एहतजाज करने के हवाले से, क्या अडयाला के बाहर एहतजाज करने का कहा है या नहीं, इस पर PTI के रहनुमाओं में एक डिबेट क्यों चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, खुशामदीद। शमीला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, MNA हैं। शमीला साहब आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब की गिरफ्तारी का मामला, इसको PTI आज अगवा करार दे रही है, जबकि लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि यह गैर कानूनी शिकार का मामला है और वो उसमें मुकदमे में मतलूब थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। लेकिन अगर ये ऑन द रिकॉर्ड गिरफ्तारी है तो PTI इसको अगवा क्यों कर रही है? पंजोता साहब, सबसे पहले ये आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं PTI वाले सेनेटर ओन अब्बास भप्पी की गिरफ्तारी? बहुत शुक्रिया सर भैया, आपने मौका दिया। देखें, बात यह है कि जब मुल्क के अंदर कानून आइन ख़त्म हो चुका हो ना, तो इस तरह की चीज़ें रूनुमा चलती रहती हैं। आप ये देख लें कि हमारे ऊपर गोलियां तक चला दी गई, यानी पूरा पीछे जो 2 सालों के अंदर हुआ, इलेक्शन चोरी हुआ है, पीका लॉ लेकर आए हैं, 26वीं तरमीम लेकर आए हैं, पर्चे दिए गए हैं, अगवाकारियाँ की गई हैं, गिरफ्तारियाँ की गई, सारा कुछ। अब ये देख लें कि एक तरफ सेनेट का इजलास चल रहा है और ऑन भप्पी के घर जिस तरह वहाँ पर नामालूम लोग घुसे हैं, उन्होंने जैसे तोड़ फोड़ की है, जैसे वहाँ पर उनको अगवा किया है और
पता ही नहीं है कि कौन थे। बाद में जाकर जनाब वो कह रहे हैं जी कि उन पर तो FIR दर्ज थी। कौन सी FIR दर्ज थी जी? शिकार उन्होंने कोई किया है। आए रोज लोग शिकार कर रहे होते हैं, पूरे मुल्क को उन्होंने शिकार कर दिया। गलत कर रहे होते हैं लोग तो ये जस्टिफाई तो नहीं करता। देखें, बात यह है कि कोई दिखाएं भी तो सही ना, प्रूफ क्या है, क्या ये तरीकाकार है किसी को गिरफ्तार करने का? ठीक है, जब आप एक घर में घुसेंगे और उस बंदे को अगवा करेंगे, आप समझेंगे पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। नहीं तो नजर आ रहा है ना, व्हाई ऑन अ उन्हीं को क्यों किया नहीं, घर क्यों तोड़ा गया? कोई स्टेटमेंट चलती रहती है ना, कोई लीडर भी जब बयानबाजी करता है, बयान देता है, खुल के बात करता है, तो फिर उसके ऊपर क्रैकडाउन किया जाता है। तो ये तो एक वतीरा चला आ रहा है ना। आप ये नहीं देख रहे कि उमर अयूब साहब की उमनी बस बेल होने के बावजूद अडयाला जेल के बाहर क्यों गिरफ्तार कर लिया था? हालांकि पता था। वजह क्या है कि वो खुल के इदारों का नाम लेते हैं कि आप इदारे जो है अपने काम के अंदर जाएं, मुदाखलत बंद करें। ये क्या एक सेनेटर को गिरफ्तार करने के लिए चेयरमैन सेनेट से इजाजत लेना जरूरी होती है? बिल्कुल इजाजत जरूरी थी। इसके अंदर परमिशन जो है लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनको आगाह भी करना चाहिए था, और ऐसा नहीं हुआ। ना आगाह किया गया, ना इजाजत ली गई, ना ही किसी से कोई इंफॉर्मेशन उन तक है। उठाया गया, उठाने के बाद डेफिनेटली उनके घर वाले बता रहे हैं ना, आप किसी के घर जाते हैं तो क्या आपके पास कोई वारंट था? क्या आपके पास चेयरमैन सेनेट जो है वो तो पीपल्स पार्टी के हैं। शमीला साहबा, ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी अगर कानूनी तौर पर दुरुस्त भी है और वाकई उन पर कोई FIR है, तो वो चूंकि एक सेनेटर भी हैं, तो चेयरमैन सेनेट से इजाजत लेना या उनको आगाह किया जाना जरूरी था। इससे पहले भी चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं एजाज चौधरी साहब के, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। तो क्या चेयरमैन सेनेट एक बेबस चेयरमैन है? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। देखिए, जो रूल्स के तहत है वो तो यही है कि चेयरमैन सेनेट को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। इजाजत लेनी या ना लेनी वो अलग बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर होती है। मुझे नहीं पता इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया, क्योंकि चेयरमैन साहब तो सेनेट चला नहीं रहे, आपको पता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, तो वो खाइफ हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए, अगेन मुझे नहीं पता कि इशू क्या है, पर्सनल इशू है, पॉलिटिकल इशू है, लेकिन गिरफ्तारी है, FIR कटी है। अब अगवा करने वाली बात देखिए ना, ये ऑपोजिशन, जब ऑपोजिशन हुकूमत में थी और जब वो लोगों को सुबह शाम रात गिरफ्तार करते थे, तो उस वक्त तो इतना वावेला नहीं मचता था। मैं ये नहीं कह रही कि 2 wrongs मेक अ राइट, लेकिन अगर गिरफ्तारी हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात तो जरूर होंगी। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो मामला है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप एक तजब्जुब का शिकार दिखाई देती है। रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान साहब ने अडयाला के बाहर कैंप लगाने का कहा है, और कि खुद वहां पर मौजूद लोगों ने रिपोर्ट किया, जिसमें फैसल चौधरी साहब भी शामिल है। फैसल चौधरी कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कि अडयाला के बाहर मुजाहिरे करें कमेटियों के हमरा, और इस हवाले से कल डेट भी आ जाएगी। लेकिन सलमान राजा साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिबली फराज साहब ने जो कहा, जरा वो भी देख लीजिए। क़यादत कहाँ है? अडयाला के बाहर ये कैंप क्यों नहीं लगाती? ऐसी कोई हिदायत हमें नहीं है। हमारी गुफ्तगू जरूर हुई कल जेल में, लेकिन उसके बाद उन लोगों को, कुछ लोगों को खान साहब ने वहां से रुखसत किया। मेरे साथ तन्हाई में 10 मिनट बुशरा बीबी और खान साहब की बात हुई। क्या बात हुई वो मैं बयान नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बिल्कुल इल्म है कि वो क्या चाहते हैं खान साहब, उनकी क्या ख्वाहिश है। वो पार्टी की लीडरशिप से मैंने डिस्कस की है, एक लाए अमल हम बिल्कुल तरतीब देंगे, लेकिन ऐसा हम हरगिज नहीं करेंगे कि हम किसी दीवार से जाकर टक्कर मारें और उसके बाद अपना ही सर फोड़कर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं था, ये आपको यकीन करती है हमारे सेक्रेटरी जनरल। अब इसमें मंजोता साहब, आप भी वहां पर मौजूद थे जब ये सारी बात हुई है अडयाला में। क्या खान साहब ने कहा था कि अडयाला के बाहर एहतजाज करें? देखिए, बात को ना हमेशा घुमा दिया जाता है, उसको नेगेटिव पहलू में लेकर जाया जाता है। मैं क्लियर आपको, जो खान साहब ने बात की, जो वहाँ पर बात एक्चुअली हुई, क्योंकि हम 8 से 9 लोग थे, और जो राय साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। वहाँ पर बात ये हुई थी कि कुछ लोग हैं जो टीवी के ऊपर मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट करते हैं, ठीक है जी। और खान साहब ने कहा कि उनका मकसद क्या है उन लोगों का मकसद ये है कि PTI के वर्कर्स और लीडरशिप के दरमियान गैप ले आना, नफरत ले आना, और वो नफरत इस हद तक आ जाए कि लोग एतबार करना या उनके साथ चलना छोड़ दें। तो ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कैंपेन चल रही है। आपने उनके नाम लेकर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप उनका नाम लेंगे, मीडिया वाले में देख रहा कह रहे थे खान साहब, उन्होंने नाम लिए, लेकिन मैं क्योंकि उन्होंने मना किया है ना, तो उन्होंने कहा कि उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप ऐसा किया करें, उन्होंने तरतीब दी कि कोई फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है, तो इसके लिए आप लाएअमल बनाएं। मिसाल
मिसाल के तौर पर यहाँ अगर आकर बातचीत करनी है, प्रेस टॉक करनी है, कोई यहाँ आकर कुछ करना है, या केपी आपके पास असम्बली है तो केपी में वहाँ मौसर तरीके से मजीद किया जा सकता है। मकसद उनका ये था कि वर्कर्स को नजर आना चाहिए कि कोई एक्टिविटी हो रही है। क्या ये दुरुस्त है कहना कि खान साहब ने पीटीआई की जो क़यादत थी उनसे कहा कि अडाला के बाहर यहाँ पर एहतजाज करें या कैंप लगाएं, लेकिन सलमान राजा साहब ने फिर उनको अलग से कन्विंस कर लिया कि भाई ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता? नहीं, उन्होंने उस सिनेरियो के अंदर बात की कि ये जो टारगेट करते हैं इसका हल ये होता है कि आप आगे से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करें, चाहे अडाला जेल के बाहर हो, चाहे केपी असेंबली के अंदर हो। राय साहब ने कहा कि मुझे 10 मिनट आपके अलहदा चाहिए, मैं तमाम मामला के ऊपर आपको ब्रीफ करूंगा। उससे पहले हमारे दरमियान उन्होंने कहा कि हमने प्रेस टॉक भी की, हमने आवाज भी बुलंद की, केपी के अंदर भी खड़े होकर लोगों ने बात की असेंबली के अंदर। लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कहा कि जब आप मजीद अग्रेसिव हो कि एक अमली तौर पर नजर आएंगे तो वो जो टारगेट कर रहे हैं इस वक्त लीडरशिप को, उसका काउंटर मिल जाएगा। उन्होंने फिर अलहदा होकर बात की और उसके बाद जो सलमान अकरम राय साहब हैं और दीगर हमारे रहनुमा हैं एक जगह पर बाई चांस में भी पहुंच गए थे, डिस्कशन हुई और हम तरतीब दे रहे हैं पंजाब के अंदर, वो अमल आपके सामने आ जाएगा। पीटीआई के हालात आपकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि इस नहज पर आ गए हैं कि अब आपको जिसको हुकूमत के खिलाफ लड़ना था और खान साहब की रिहाई के लिए लड़ना था, अब आपको ये मुजाहरे करने हैं अपनी ही वो लीडरशिप जो पार्टी छोड़कर चली गई हुई है और जो बयानियां बना रही है उनके खिलाफ लड़ना है। यानी आपके लिए तो फिर एक और चैलेंज बढ़ गया है। नहीं, जब छोड़ के कोई चला गया तो फिर वो अपनी लीडरशिप तो ना होनी चाहिए। लीडरशिप वो है जो खान साहब की तरफ से लगाया गया, चाहे कोई है, चाहे वापस लेते हैं, मगर आप जिनके खिलाफ देखें ओवरऑल बात हो रही थी क्योंकि एक मुनज़्ज़म तौर पर एक तो बयानिया है ना नून लीग और उन तमाम लोगों का डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। एक बयानिया फॉर एग्जाम्पल हमारे दरमियान में से कोई दोस्त बात करता है ना क्या हुआ, तो वो बयानिया ज्यादा लोग वो देख रहे होते हैं कि शायद ये सच्ची बात है, तो उन्होंने उसके जवाब में कहा कि आप ये कीजिए। ठीक है, अब आगे बात यह है कि क्या हम कुछ करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल करने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर एक्टिविटी होगी, लाहौर में हम कर रहे हैं, पंजाब लाहौर के अंदर एक्टिविटी होगी, वो आपके सामने अमल आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला एक्टिविटी होगी, मौसर तरीके से होगी। और जो खान साहब ने कहा है तैयारी के हवाले से हमारी तैयारी रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जो अदालती फोरम्स हैं वहाँ तक रसाई, वो भी मैंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई थी कि आज भी सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब तक अगर लॉयर्स की एक्सेस नहीं है या सियासी लोग गए हुए थे, रहनुमा गए, तो 8 नाम भेजे थे हमने, एक बंदे को नहीं मिलने दिया और 6 महीनों के अंदर एक मुलाकात हुई और वो भी हेयरिंग के अंदर 6 लोगों को भिजवाया गया था। तो वो जो मामला है वो हम हाई कोर्ट में भी उठा चुके हैं। आज पिटीशन 2 दायर की गई हैं। एक तो लॉयर्स को वकालतनामे नहीं दिए जा रहे, हम तमाम लॉयर्स की एक्सेस नहीं प्रॉपर दी जाती। मिसाल के तौर पर अगर हमने पिटीशन आज दायर करनी है, ठीक है, कोई भी, तो हमें इमरान खान साहब तक एक्सेस होनी चाहिए ना। कोई भी बंदा अगर जेल में होता है तो उसके क्लाइंट से उसका वकील जाकर मिल सकता है। ठीक है, राइट टू एक्सेस रोका जा रहा है। इमरान खान साहब ने बहुत अहम पिटीशन दायर करनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, तो वो इजाजत नहीं दी जा रही ना वकला को। चले ये शमीला साहबा, जो एहतजाज वाले मामला हैं उस पर तो जाहिर है हुकूमत की जमातें या उनके तहादियों का मौक़िफ़ ये है कि ये चूंकि तोड़ फोड़ करते हैं, पुराने एहतजाज नहीं करते, इनकी एक तारीख है, इसलिए इनको इजाजत नहीं मिलती है। लेकिन इंसाफ तक रसाई का जो मामला है कि वकालतनामा, जब आप वकालतनामा साइन करते हैं तो ही आप अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं, तो ही आप इंसाफ के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस टू जस्टिस जो है, ये पंजोता साहब का दावा है कि वो डिनाई की जा रही है, वकालतनामे साइन करने नहीं दिए जा रहे हैं और उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं। आप समझती हैं कि ये वाकई काबिल एतराज चीज है? देखिए जी, जस्टिस एंड फेयर ट्रायल हर किसी का राइट है एक जमहूरी अमल के अंदर। हाँ, अगर डिक्टेटरशिप है तो वो अलग बात है। और जितना जुल्म और जबर पीटीआई ने अपने दौर में अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, उसको दोहराना नहीं चाहिए। वो एक प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ना वो एक बेंचमार्क होना चाहिए। मैं और मेरी जमात बिल्कुल ये समझते हैं कि एवरीबडी डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल, और उसके लिए जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को भी उसमें खलल नहीं आनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सही है। तो दूसरा ये है कि ऑपोजिशन एक अलायंस बना के एहतजाज की, और अभी पंजोता साहब कह रहे हैं कि पंजाब में आपको एक्टिविटी नजर आएगी और हम एक्टिविटी करेंगे। आपके ख्याल में इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर पूरा हम एहतजाज करते हैं और आपस में दीगर जमातें अपोजिशन की अगर बैठती हैं तो अच्छी बात है। और हम तो समझते हैं कि एक अच्छी रोबस्ट अपोजिशन जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठा सकती है। क्योंकि देखिए, अपोजिशन की जमातें अगर अपना काम सही से करें और हुकूमत को आईना दिखाएं तो बहुत सारी चीज़ों में वो एक शैडो गवर्नमेंट का काम कर सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई ने अभी तक तो किया नहीं है। 1 साल की कारकर्दगी तो उनकी बड़ी नाकिस रही है बहैसियत एक अपोजिशन पार्टी। आगे जाके पता नहीं क्या होता है।
बिल्कुल ठीक है। आपके भी कुछ हुकूमत के साथ इश्यूज चल रहे थे जिसमें नहरों का एक मामला भी है, बिलावल साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात होना थी, फिर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आप डिमांड कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा। आप क्या समझ रहे हैं, क्यों मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए जी, ये तो वजीर आजम बेहतर बता सकते हैं, या कोई हुकूमती नुमाइंदे अगर आप उनसे बात करें तो बता सकते हैं। हमारी तो डिमांड है, आई डोंट नो कि वजीर आजम साहब की क्या मंतक है, क्योंकि आइन के मुताबिक भी आपको काउंसिल का इजलास बुलाना है, और बिलखुसूस जब सिंध ने एतराज़ात वहां डाले हैं और डिमांड कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हटाने के लिए, इस मामले के ऊपर डिलिब्रेशन करने के लिए काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए था। देखिए जी, जो नहरों का मामला है वो एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही तशवीशनाक मामला है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पानी नहीं है, और पानी की किल्लत का मतलब ये है कि आपके जो ऑलरेडी जो डैम्स हैं, जो आपका दरिया है, जो इंडस है, ये तमाम, इसमें पानी की सतह बहुत कम हो जाएगी। अगर मजीद आप कैनाल बनाते हैं, और अगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि पंजाब का पानी लेके जाएंगे, तो पंजाब में अगर 400 क्यूसेक ले जाएंगे तो पंजाब अपनी डिमांड पूरी कैसे करेगा? कहीं से तो करेगा। और वैसे ही जो वाटर अकॉर्ड है उसके तहत भी सिंध को बहुत कम पानी मिलता है, कम से कम 25 से 30% कम पानी मिलता है, और ये शिकायत सिंध को साला साल रहती है। होता ये है कि वो चश्मा झेलम लिंक कनाल खोल लेते हैं, वहां से पानी चोरी करके ले जाते हैं जब भी पंजाब को पानी की कमी होती है। इस वक्त भी इन्होंने यही कुछ करना है, और अगर आप इस तरीके से पानी लेके जाएंगे मजीद नहरों के लिए, मजीद कनालों के लिए, तो सिंध सूख जाएगा। सिंध देखिए, एक सिंध के अंदर लोग काश्त करते हैं, और सिंध कंट्रीब्यूट करता है आपके जीडीपी को, गंदम में करता है, चावल में करता है, चीनी के अंदर करता है, और यहाँ के लोगों का जो जरिया माश है वो ज्यादातर जो है वो फार्मिंग है। और मैं ये नहीं कहती कि आप मजीद जगह हरा भरा ना करें, रेगिस्तान को आप पानी देना चाहते हैं, बिल्कुल दें, लेकिन अगर पानी होगा तो देंगे ना। किसी सूबे को आप खुश्क साली की तरफ ले जाके, कहत साली की तरफ ले जाके, तो कहीं रेगिस्तान को नहीं हरा भरा कर सकते ना। और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हैं तो आपको काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए, क्योंकि सूबे ने एतराज़ किया है और इस एतराज़ को एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल सही है, काउंसिल का इजलास होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर न जाने इसको क्यों नहीं बुला रहे हैं। अब एक मामला ज़रा मंजूदा साहब मुझे ये बता दें कि आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं, और वो करना चाहते हैं अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से। अलायंस तो बन नहीं रहा आपका, क्या मसला हुआ? नहीं, बातचीत हमारी हो रही है। जीडीए ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। मौलाना साहब 8-9 तारीख को आ रहे हैं। कल मेरी कमरान साहब से मुलाकात हुई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो आए थे केस के अंदर। तो फवाद चौधरी साहब कल कह रहे थे कि मौलाना बिल्कुल पीटीआई के हाथ से निकल चुके हैं, पीटीआई कर ही नहीं सकी उनको कन्विंस। नहीं, देखें, अगर आप खैर खा हैं तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब, हो सकता है वो खैर खाही में ही इस तरह की बात कर रहे हो, ये तो देखने का दूसरा दायरा हो सकता है ना? उनकी अपनी राय है, लेकिन देखें, मैं तो ऐसी बात नहीं करूंगा ना। जब मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, पीटीआई की तरफ से मैं आके बैठा हूं, तो इट्स मीन, या पीटीआई का कोई तर्जुमान भी नहीं कर रहा, तो फिर उस हिसाब से चलना चाहिए ना जो पीटीआई की लाइन है। पीटीआई की लाइन ये है जो खान साहब ने दी है कि हमने उनसे बात करनी है, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम दूर करेंगे, और हम चाहेंगे कि वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए हमारा साथ दें। हम कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं, कोई डील नहीं मांग रहे, कोई छूट नहीं मांग रहे, या कोई अपने लिए, या कोई बैंक बैलेंस जदादे बनाने के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क को बचाने की खातिर, जमहूरियत की सरबुलंदी की खातिर हमारा साथ दें, और हर जमात को हम कहें। वो साथ देकर क्या करें? जैसे आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो सड़कों पे भी नहीं आना चाहते। वो कहते हैं सड़कों पर आना हल नहीं है मसले का, तो फिर वो क्या रास्ता है, क्या होगा? देखें, वो जो रास्ता है ना जो उनके साथ है, वो हम डेफिनेटली हम चाह रहे हैं कि हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएं। वो स्ट्रीट मूवमेंट पे वो नहीं जाना चाहते, और उनके पास स्ट्रीट पावर है भी कौन सी? नहीं, देखें, स्ट्रीट पावर है उनके पास अच्छा क्राउड है। और शायद खाकान अब्बासी साहब के पास नहीं, शायद खाकान, मैं मौलाना साहब की बात करूं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी उसके अंदर, क्योंकि अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं तो हर एक के पास लाखों का क्राउड नहीं है। लेकिन आपको इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेंगे, ये खुद फरेबी के मुतरादिफ नहीं है? आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे? हम कोशिश करें, हमारी कोशिश है कि हर एक को हम अप्रोच करें। जो भी इसमें साथ देगा वो तारीख में अपना नाम लिखवा जाएगा, और जो साथ नहीं देगा वो अपनी सियासत ख़त्म करा देगा। क्योंकि अगर हमारा काज जो मुल्क के खिलाफ हो तो फिर तो ठीक है, अगर हमारा काज मुल्क की बका के लिए हो, हकीकी आज़ादी के लिए हो, तो फिर हर जमात को साथ देना चाहिए। अब रही बात सिंध की, सिंध के अंदर क्या सिंध हुकूमत, जो स्टूडेंट्स वहाँ पर मुजाहरा किया है, कल भी उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया उन लोगों को
जो सिंध के हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स निकले हैं, तो क्या गिरफ्तार नहीं किया गया? गिरफ्तार किया गया है। ये सिर्फ इनका नैरेटिव है ताकि सिंध के अंदर इनका वोट बैंक बहाल रहे। हमने यानी इमरान खान साहब ने दो टोक अपने ट्विटर के ऊपर, आपने देखा होगा, पैगाम आ चुका है कि हम सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं, किसी के हकूक़ के ऊपर डाका डाला नहीं देंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि किसी तरफ किल्लत हो, पंजाब के साथ हम नहीं हैं, हम बिल्कुल बलूचिस्तान के साथ भी खड़े हैं, हम बिल्कुल KP के साथ भी खड़े हैं, हम तमाम सूबों के साथ खड़े हैं, हम AG के साथ खड़े हैं, हम GB के साथ खड़े हैं और हम सिंध के साथ खड़े हैं। ये होती है असल कि आप एक पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। ये आप देख लें कि उधर मौक़िफ़ है, हुकूमत का हिस्सा भी हैं, लेकिन उधर आके मौक़िफ़ ले रहे हैं कि वोट बैंक बहाल रहे, साथ गिरफ्तारियां भी जारी हैं। चलें, इस पर शर्मिला साहबा का मौक़िफ़ ले लें। जी शर्मिला साहबा, कुछ कहना चाहेंगी आप? देखिए जी, बात यह है कि ऑपोजिशन को अपना किबला दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। ऑपोजिशन अभी ऑपोजिशन का किरदार नहीं अदा कर रही। ऑपोजिशन का जो बुनियादी काम होता है ना, वो आवाम के मसाइल को उजागर करना है, हुकूमत की गलतियों को सामने लेकर आना है, उनकी दुरुस्तगी करना है, उनको आईना दिखाना है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा पार्लियामान के अंदर। मैं पार्लियामान के अंदर हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कल क्या तालिब इल्म मैडम गिरफ्तार नहीं हुए? देखिए जी, बात यह है, तालिबान को लाके वापस खैबर पख्तूनख्वा ने किसने बसाया? बन्नू जेल ब्रेक का वाक़या हुआ। जी, वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स गिरफ्तार हुए, तालिब इल्म गिरफ्तार किए गए। देखिए जी, तालिब इल्म गिरफ्तार हुए। अगर आप कोई रेड लाइन क्रॉस करेंगे और आप अगर इस मुल्क की यूथ को गुमराह करेंगे तो जाहिर बात है कि सिंध के पानी के मसले के ऊपर तो देखिए जी, पूरी की पूरी सिंध सरापा एहतजाज है। तो सिंध के चीफ मिनिस्टर, देखिए जी, गिरफ्तारी की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप कहीं भी रेड लाइन क्रॉस करेंगे, अगर आप कहीं भी सरकारी या गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो कानून हरकत के अंदर आएगा। नुकसान पहुंचाओ नहीं, आप मुझसे आर्ग्यू ना करें ना। शर्मिला साहबा बहुत शुक्रिया, पंजोदा साहब बहुत शुक्रिया। मैं मानना चाहता हूं कि अगर किसी मेहमान को किसी दूसरे मेहमान से शिकायत है, लेकिन बहरहाल अपना अपना मौक़िफ़ मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना मौक़िफ़ दें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।